ऑलराइट। सो यहाँ पे अपने को जो दिख रहा है कि जब भी कोई भी मटेरियल आएगा, हमारे लिए इशू क्या है कि मटेरियल मैंने कितने रुपए से लिया, बट मेरे बिजनेस में आते आते उसका वैल्यू क्या बन गया। बिकॉज आप अगर देखेंगे तो बहुत बार ऐसे होता है कि हम कुछ मटेरियल लेते एक प्राइस से, बट बिजनेस में आते थे उसकी प्राइस क्या हो जाती है बच्चों, चेंज हो जाती है। चेंज मतलब क्या, सर लिया था बेसिक प्राइस उसका 15 रुपए ही था, बट सर वो बिजनेस में आते 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 18 रुपीज में आए। मतलब कहीं ना कहीं 3 रुपए कॉस्ट ऐसी है कि सर जो सप्लायर के प्लेस से बिजनेस में मेरे प्लेस में माल आने तक क्या हो चुकी है, बढ़ चुकी है। समझ में आ रहा है। उसी के साथ में कभी कभार प्राइस कम भी होती है, तो कम कैसे होगी, बिकॉज सप्लायर ने हमें क्या बताया था कि सर जी अगर आप 1 यूनिट लेंगे तो हम आपको 100 रुपए से देंगे, बट अगर आप माल क्वांटिटी से लेते हो तो वी में ऑफर यू ट्रेड डिस्काउंट। मतलब अगर आप 100 रुपीज के एक साथ 1000 यूनिट लेंगे तो हम आपको 5% ट्रेड डिस्काउंट ऑफर कर सकते हैं, जिसमें वो मटेरियल आपको सिर्फ कितने में मिलेगा, 95 में मिलेगा। अब अगर मुझे मेरे सप्लायर ने क्वांटिटी या फिर ट्रेड डिस्काउंट दिया तो ऑटोमेटिकली मेरे बिजनेस के लिए उसका जो कॉस्ट है वो कम हुआ कि नहीं हुआ। मतलब सर समवेयर मटेरियल की ओरिजिनल कॉस्ट और मटेरियल की लैंडेड कॉस्ट में फर्क आने वाला है। एंड अनलेस एंड अनटिल मैं मटेरियल की लैंडेड कॉस्ट को प्रॉपर्ली असर्टेन नहीं करता, तब तक मेरे बिजनेस में मेरे प्रोडक्ट का कॉस्टिंग ठीक से निकलने वाला नहीं है। बिकॉज आप मुझे तो मेरे प्रोडक्ट का फाइनल कॉस्टिंग जब हम निकालते हैं, हम सब लोगों ने कॉस्ट शीट स्टडी किया है क्या, और कॉस्ट शीट में सबसे पहले क्या है, डायरेक्ट। आप मुझे तो अगर डायरेक्ट मटेरियल का आपने लैंडेड कॉस्टिंग गलत निकाल दिया तो उसका इंपैक्ट आपके प्रोडक्ट के फाइनल कॉस्टिंग के ऊपर होगा कि नहीं होगा। और इसीलिए मटेरियल नाम के टॉपिक में आपके मटेरियल के लैंडेड कॉस्ट को एक अलग इंपॉर्टेंस दिया गया। समझा ये क्यों इंपॉर्टेंट है, गेटिंग। सो सर मटेरियल की जब भी आप लैंडेड कॉस्ट निकालोगे, मतलब वो मटेरियल मेरे बिजनेस के गोडाउन में आते वक्त जब वो गोडाउन में आया तब उसका एक्चुअल कॉस्ट कितना था, दैट इज लैंडेड कॉस्ट। ओके, और लैंडेड कॉस्ट के लिए कौन से ऐसे फैक्टर्स है जो मैटर करने वाले, वो पहले हम यहाँ पे स्टडी करेंगे एंड देन बच्चों हम उसके ऊपर के सम्स डिस्कस करेंगे। इज इट ओके? तो ये जो यहाँ पे स्क्रीन पे है उन्होंने क्या बोला है, देखो, आफ्टर द प्रोक्योरमेंट ऑफ द मटेरियल फ्रॉम द सप्लायर एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट इज कैलकुलेटेड। कि सप्लायर से जब आप मटेरियल प्रोक्यूर करोगे तो देन उसके बाद में हम उसकी क्या करेंगे, एक्चुअल कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे। ascertainment of the cost of material purchased is called as the valuation of material receipt। कि जब भी आप जो भी मटेरियल परचेस करते हो उसकी क्या कैलकुलेट करते हो, एक्चुअल कॉस्ट, तब आप उसको क्या कहेंगे, वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल रिसीट। मटेरियल रिसीट का मतलब क्या है, मटेरियल अंदर आए, बट अंदर आए हुए मटेरियल की एक्चुअल कॉस्ट कैलकुलेट करना जरूरी है। जब हम उसको कैलकुलेट करते तो हम उसको क्या कहेंगे, वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल रिसीट। सर कैसे, कॉस्ट ऑफ मटेरियल इंक्लूड कॉस्ट ऑफ परचेसेस, यस और नो। एग्जैक्ट माल कितने का है, अगर कोई भी ट्रेड डिस्काउंट है तो उसको उसमें से क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा। साथ में बच्चों अगर कोई भी रिबेट है, रिबेट आपको पता है ना, रिबेट मतलब क्या होता है, इट इज एज गुड एज डिस्काउंट। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग, कोई भी अगर रिबेट है तभी भी अपने प्रोडक्ट का कॉस्ट कम होगा कि नहीं होगा। कभी कभार प्रोडक्ट पे ड्यूटी ड्रॉबैक होता है। सर ड्यूटी ड्रॉबैक नहीं समझा, ड्यूटी ड्रॉबैक का मीनिंग मैं आपको समझाता हूँ कि मान लो बच्चों हम जो ऑर्गेनाइजेशन से माल परचेस करें, हम आते हैं एक्सपोर्ट ओरिएंटेड या फिर स्पेशल इकोनॉमिक जोन, SEZ। सुना है कि नहीं सुना? जब आप सतारा से पुणे की तरफ जर्नी करते हो, यस और नो, कितने लोगों ने जर्नी की? सर ये तो बहुत कॉमन रूट है सबके लिए। आपको शिरवल नाम का जो प्लेस है वहां पे राइट हैंड साइड में एक बड़ा वॉल लगता है क्या, जो अराउंड 10-15 किलोमीटर का वॉल है। आप लोगों ने उसके बारे में काफी सुना होगा कि ये जो जगह है ये किसी पॉलिटिशियन ने लेके रखा है, उसके इसके पे कब्जा किया है, ये। बट बच्चों जब शिरवल का MIDC बड़ा बनाने का चल रहा था तो बाहर के प्लांट वहां पे आके काम करके उन्होंने वो पूरा जोन क्या कर दिया है, SEZ। तो शिरवल का जो पूरा है ना वॉल, वो क्या है पता है क्या, वो SEZ की बाउंड्री है। मतलब शिरवल का SEZ वहां पे खत्म होता है। अब बोलेंगे सर SEZ का पर्पज क्या होता है, SEZ का पर्पज क्या है कि जब भी आपके इंडस्ट्री से
कोई भी स्पेशल चीज हमारी गवर्नमेंट एक्सपेक्ट कर रही है, जैसे कि फॉर एग्जांपल वहां पे जो भी माल बनेगा कंपल्सरी एक्सपोर्ट होगा, उसको आप इंडिया में नहीं बेच सकते, या फिर वहां पे जो भी माल बनेगा गवर्नमेंट जो डायरेक्शन देगी उस हिसाब से उसको यूटिलाइज किया जाएगा। तो ऐसे प्लांट एसईजेड में काम करते हैं। आप बोलेंगे सर फिर एसईजेड में काम करने से अपने को क्या फायदा मिलेगा? हम तो गवर्नमेंट बोल रहे हैं सारा माल एक्सपोर्ट करो, हम एक्सपोर्ट करने के लिए रेडी, गवर्नमेंट बोलेगी ये माल आप इसी डायरेक्शन में यूज करेंगे तो वैसे यूज करने के लिए रेडी। बट सर फिर एज ए इंडस्ट्री हमारा क्या फायदा होगा? तो गवर्नमेंट फिर क्या करती है, जो भी सारे प्लांट्स एसईजेड में है ना, उनको कुछ ना कुछ बेनिफिट देने की कोशिश करती है, जिसमें ड्यूटी ड्रॉबैक है। मतलब क्या कि सप्लायर ने जब आपको माल बेचा तब उसने ड्यूटी ऐड किया कि नहीं किया? तो जो बोला मेरे को तो सरकार को पे करना पड़ेगा। सरकार ने कहा अगर आप एसईजेड में आते हो, सप्लायर से माल लेते हो, उसने ड्यूटी ऐड किया है ना, वो ड्यूटी हम आपको रिफंड करेंगे। मतलब आप सप्लायर को तो ड्यूटी देंगे, हम एसईजेड में मैंने 100 रुपए का माल लिया, जिसपे सप्लायर ने मेरे से 10 रुपए का ड्यूटी लिया, सप्लायर को तो मुझे देना पड़ेगा। गवर्नमेंट क्या कहेगी, ठीक है सप्लायर को आपने दिया ना 10 रुपए का ड्यूटी, आप कहाँ पे ऑपरेट करते हो? एसईजेड में। एक काम करो 10 का ड्यूटी हम आपको वापिस दे देंगे। मतलब दो परचेस करके मैंने मटेरियल 100 रुपए में परचेस किया, बट उसका इफेक्टिव प्राइस मेरे लिए ना बे रहेगा, बिकॉज उसके ऊपर का 10 रुपया ड्यूटी मुझे क्या आने वाला है, रिफंड आएगा। समझा ड्यूटी ड्रॉबैक का मीनिंग क्या होता है? क्या पे करते हो बट वही ड्यूटी सरकार आपको वापस क्या कर देती है, रिफंड कर देती है। ड्यूटी ड्रॉबैक का मीनिंग सबको क्लियर हो गया क्या? ओके। इनपुट क्रेडिट अवेल, आपको जब मेहुल सर जीएसटी पढ़ाएंगे तो जीएसटी में एक बहुत मस्त पढ़ा था, दैट इज इनपुट क्रेडिट। मतलब जैसे आप जीएसटी पे करते हो वैसे आप जीएसटी क्या करते हो, लेते हो क्या? तो जो जीएसटी आपने कलेक्ट किया वो आपको सरकार को भरना है ना, पर जितना जीएसटी अपने लोगों से कलेक्ट किया आपको पूरा भरने की जरूरत नहीं है, बिकॉज उसमें से कुछ पार्ट आप क्या करेंगे, जो आपने ऑलरेडी पे कर दिया है उसका क्रेडिट आप लेंगे कि नहीं लेंगे? तो ये जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है ये भी मेरे मटेरियल की कॉस्ट को चेंज कर सकता है। ओके। उसके बाद में एंड अदर कॉस्ट इंकर्ड इन ब्रिंगिंग द इन्वेंटरीज टू द प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन, उसी के साथ बाकी के जो सारे कॉस्ट है जो मेरे इन्वेंटरीज को प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन में लाने के लिए लगने वाले हैं, ये सारी कॉस्ट मेरी मटेरियल की लैंडिंग कॉस्ट डिसाइड करेगा कि नहीं करेगा। समझ में आ गया? और इसीलिए आज हम जो सब नंबर 1 2 3 देखेंगे इसमें सारे पॉइंट्स आएंगे। अब मटेरियल परचेस करते वक्त अपने को पता था कि अपने को ड्यूटी ड्रॉबैक मिलने वाला है, अपने को पता था कि ट्रेडर अपने को डिस्काउंट देने वाला है, अपने को पता था कि रास्ते में मुझे कैरेज लगने वाला है, अपने को पता था कि मुझे लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस लगने वाले हैं। ये सारी चीजों से जितने रुपए में आपने मटेरियल लिया है और आपके गोडाउन में आने के बाद जो मटेरियल का वैल्यू और कॉस्ट है चेंज होगा कि नहीं होगा, वही कैलकुलेशन अपने को सीखना है। समझ में आ रहा है क्या? लेट्स मूव अहेड। Invoice of material purchased from the market sometimes contains the items such as a trade discount, quantity discount, freight duty, insurance, cost of container, taxes, cash discount, etc. कभी कभार ट्रांसपोर्ट करने के लिए ना कॉस्ट ऑफ कंटेनर भी लगाया जाता है। मतलब ये बेसिकली कहाँ पे होता है कि जब भी आप माल बच्चों इंपोर्ट करवाते हो कि मान लो आपको जो रॉ मटेरियल चाहिए इंडिया में अवेलेबल है ही नहीं, तो आपने कहाँ से मंगवाया? मान लो आपने जर्मनी से मंगवाया, मान लो आपने रशिया से मंगवाया, तो जर्मनी ठीक है, फिलहाल रशिया का नाम नहीं लेते। अब अगर आपने माल जर्मनी से मंगवाया बट मंगवाते हो आपको ऐसा डर है कि वो माल ऑलमोस्ट शिप में 40 से 50 दिन तक रहने वाला है, तो उसके लिए अगर मान लो कोई भी स्पेशल कंटेनर है कि जिससे आप उसको क्या कर रहे हो, जर्मनी से आप मंगवा रहे हो, तो कंटेनर कॉस्ट बैड होगा कि नहीं होगा? जो भी कंटेनर ने आपने माल मंगवाया शायद वो कंटेनर जरूरी था ताकि गुड्स अपने अच्छे कंडीशन में रहे, तो वो जो कंटेनर का कॉस्ट है वो भी मेरे मटेरियल के लैंडिंग कॉस्ट में होना चाहिए। समझा? मतलब जितने रुपए में हमने मटेरियल लिया और जितने प्राइस मतलब जो वैल्यू पे मटेरियल गोडाउन में आ रहा है इसमें चेंज आएगा कि नहीं, वही सारे एडजस्टमेंट अपने को अभी देखनी है। लेट्स स्टार्ट विद कॉस्ट ऑफ कंटेनर, कैश डिस्काउंट एक्सेट्रा। ट्रीटमेंट ऑफ आइटम एसोसिएटेड विद द परचेस ऑफ द मटेरियल इज टैबुलेटेड एज बिलो। सर फिर ये सारे आइटम को हम ट्रीट कैसे करेंगे? जैसे आपने बोला ट्रेड डिस्काउंट है तो उसको क्या करना है सर, कैश डिस्काउंट है तो उसको क्या करना है सर, ड्यूटी ड्रॉबैक है तो उसको क्या करना है सर, कॉस्ट ऑफ कंट्री तो उसको क्या करना है, फ्रेट इनवर्ड को क्या करना है, राइट? और यही सारी चीजें अब आपके मॉड्यूल में एकदम प्रॉपरली दी हुई है। सबसे पहले क्या दिया, ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट इज डिडक्टेड फ्रॉम द परचेस प्राइस इफ इट इज नॉट शोन एज अ डिडक्शन इन द इनवॉइस। मतलब क्या हुआ, इनवॉइस भेजते वक्त पार्टी ने आपको ओरिजिनल कॉस्ट का इनवॉइस भेजा और नीचे कंडीशन लिखी थी कि हम इसमें से आपको 5% ट्रेड डिस्काउंट अलाउ करेंगे। मतलब अभी तक पार्टी ने ट्रेड डिस्काउंट लेस किया है क्या? पार्टी ने भेजते को आपको ओरिजिनल इनवॉइस भेजा कि भाई 100 रुपए का माल है, बट नीचे उन्होंने नोट लिखा था ना कि इसमें से हम आपको कितना परसेंट डिस्काउंट अवेल करने वाले हैं,
ट्रेड डिस्काउंट 5% ऐड करने वाले ना, तो आप लेते वक्त उसका जो लैंडर कॉस्ट है 100 लेने वाले नहीं। मतलब अगर ट्रेड डिस्काउंट इनवॉइस में से लेस नहीं हुआ तो आप उसकी लैंडर कॉस्ट निकालते हो, ट्रेड डिस्काउंट को लेस करेंगे क्या? एग्रीड? इजी है। नंबर 2, क्वांटिटी डिस्काउंट. Like trade discount, quantity discount is also shown as a deduction from the invoice. It is deducted from the purchase price if not shown as a deduction. जैसे ट्रेड डिस्काउंट ऐसे क्वांटिटी डिस्काउंट है। आप कभी बल्क में शॉपिंग करते हो क्या? मतलब शॉपिंग का जो पार्ट है ना वो यहाँ पे बहुत कम आता है ना? सारा कॉन्ट्रैक्ट इन लोगों ने लेके रखा हुआ, तो बार्गेनिंग भी इनकी तगड़ी होती है ना? बॉयज लोग जब जाते हैं अपने को लेना देना है नहीं, जींस कितने की 1000, ये 1000 बात खत्म कर। ये वाला जो पार्ट है हाईली डेंजरस। बार्गेनिंग पहले से है ना बच्चों, वो बोलते ना बाय डिफॉल्ट आता है इन लोगों में। ठीक है, तो जब आप बार्गेनिंग करते हो आपको पता है क्वांटिटी उठाएंगे तो सामने वाला मान जाएगा। यस और नो? क्वांटिटी उठाएंगे तो सामने वाला मानेगा कि नहीं मानेगा? कि जैसे आपने कहा कि हम एक साथ अगर 20 ड्रेस लेते हैं तो जो भी सामने वाला कितना भी अच्छा बच्चों उसका पॉलिसी रहने दो, वो कहीं ना कहीं आपकी क्वांटिटी को कंसीडर करेगा कि नहीं करेगा? यस और नो? और मैंने जो आपको लास्ट टाइम एग्जांपल दिया था डीमार्ट का, मैंने बोला था ना आप कभी ना कभी एक बार तो डीमार्ट गए रहेंगे। मैं जितनी बार भी एग्जांपल दिया आपको हमेशा डीमार्ट का क्यों बोलता हूँ? बिकॉज बच्चों आई एम अ बिग फैन ऑफ सुपरमार्ट एवेन्यू। रीजन एक है बच्चों, उनकी पॉलिसीज हाथ ही नहीं पकड़ सकता कोई। क्वांटिटी ऐसी अजब है ना बच्चों उनकी, कि जब क्वांटिटी परचेस करते हैं ना तो सामने वाला कुछ बोल ही नहीं पाता। बिकॉज उनकी क्वांटिटी है ना बच्चों, जो बिस्किट्स की भी क्वांटिटी होती है ना, तो वो अराउंड 40,000 50,000 पैकेट्स एक साथ परचेस करते हैं, जो डेपो होलसेलर भी नहीं करता है। मतलब ये जो डीमार्ट वाले हैं, इनका कॉस्ट या फिर इनका प्राइस आपको हमेशा कम क्यों आता है? बिकॉज सर जिनकी लैंडर कॉस्ट ही कम है। नॉर्मल रिटेलर जो है, जो बिस्किट बेचने का काम कर रहा है, अगर उसको वो प्रोडक्ट 10 रुपए में आ रहा है ना, तो डीमार्ट को आते वक्त 8 में आ रहा है। अब डीमार्ट 8 का कितने में बेचेगा? 9 में बेचेगा, 10 में बेचेगा। रिटेलर 10 में बेचेगा, वो 10 का 10 में बेचेगा तो उसको मिलेगा क्या? तो कम से कम 11 में बेचेगा क्या? फिर भी आपको क्या लगता है सर डीमार्ट में 1 रुपया सस्ता है, और 1 रुपया बोलने से अच्छा 10% हो गया ना। आर यू गेटिंग? मतलब लैंडर कॉस्ट कितनी मैटर करती है, समझ में आ रहा है क्या? और लैंडर कॉस्ट में और क्या मैटर करता है? क्वांटिटी डिस्काउंट। तो जब भी आपको कोई भी क्वांटिटी डिस्काउंट मिलेगा, अगर सामने वाले बंदे ने माल बेचते को क्वांटिटी डिस्काउंट लेस नहीं किया, बट आपको मिलने वाला है ना, तो आपको लैंडर कॉस्ट निकाल के क्वांटिटी डिस्काउंट को लेस करना होगा। पॉइंट क्लियर हो गया बच्चों? ओके, मेरे पास इसका इसमें नहीं, बट आगे एक टॉपिक आता है जिसमें मैं आपको डिमांड का प्रेजेंटेशन बताऊंगा। बिकॉज मैंने एक छोटा सा काम उनके साथ किया हुआ है, तब मैंने सारी चीजें नोटिस की थी कि कैसे वो पॉलिसीज अपनी इन्वेंट्री की मैनेज करते हैं। अभी वो उसका पार्ट नहीं है, थोड़ा सा अभी आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, पर जब भी वो अप्रोप्रिएट टाइम आएगा तब हम उसको डिस्कस करेंगे। आगे आता है कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट इज नॉट डिडक्टेड फ्रॉम द परचेस प्राइस, मोस्ट इंपॉर्टेंट। बस आपको क्या लगता है सर ट्रेड डिस्काउंट लेस कर दिया, सर क्वांटिटी डिस्काउंट लेस कर दिया, तो सर जो कैश डिस्काउंट मुझे मिलने वाला है, कैश डिस्काउंट कभी भी मेरे लैंडेड कॉस्ट में से लेस होने वाला नहीं है। बिकॉज कैश डिस्काउंट क्यों नहीं लेस होगा पता है? बिकॉज कैश डिस्काउंट इज बेसिकली अ फाइनेंशियल इनकम। मैंने पैसा जल्दी दिया करके मेरे को कैश डिस्काउंट मिला, मेरे मटेरियल का कॉस्ट कम नहीं हुआ, मेरा मटेरियल का कॉस्ट वही था। सिर्फ सामने वाले को मैंने क्या किया, सामने वाले को मैंने 15 दिन के अंदर पैसा दिया करके बोला ठीक है भाई पैसा जल्दी दे लियो करके हम आपको डिस्काउंट। मतलब कैश डिस्काउंट की वजह से मटेरियल का कॉस्ट चेंज होने वाला है क्या? सर ट्रेड डिस्काउंट में वो डायरेक्टली कम करके दे रहा, सर क्वांटिटी डिस्काउंट में वो डायरेक्टली कम करके दे रहा, बट कैश डिस्काउंट में उसने कॉस्ट कम नहीं की, हमने उसको पैसा जल्दी दिया करके उसने अपने को प्राइस कम लगाया। फर्क समझ में आ रहा है क्या? तो अगर मैंने आपको लॉजिकली पूछा कि विल कैश डिस्काउंट बी डिडक्टेड फ्रॉम दी कॉस्ट ऑफ मटेरियल, योर आंसर विल बी नो, बिकॉज सर ये फाइनेंशियल एंड इंटरेस्ट इनकम, ये आपका कॉस्ट कम नहीं करेगा। मंजूर है बच्चों? तो कैश डिस्काउंट है फिर भी अपनी कॉस्ट ऑफ मटेरियल कम होने वाली नहीं। दैट्स इट। एंड सब्सिडी, ये जो पार्ट आपने आज तक बहुत बार सब्सिडी वर्ड सुना होगा, सुना है कि नहीं सुना है? कौन देता है सब्सिडी? आपने कौन सा सब्सिडी का फायदा उठाया? सिलेंडर की सब्सिडी। वाह भाई, मतलब आप कुछ नहीं बोल सकते भाई उसके ऊपर, बिकॉज ऑलरेडी कॉस्टिंग कहाँ चला गया सिलेंडर का आपने देखा होगा। करंट कॉस्ट इज अराउंड 1150 to 1200 है ना। ये रशिया यूक्रेन की वजह से हो रहा है जो भी हो रहा है, बट सिलेंडर की वजह सरकार सब्सिडी देती है। और कहा आपने सब्सिडी का फायदा?
सोलार के लिए यस 2013 में सोलार के लिए सब्सिडी अवेलेबल था, बराबर है। मैंने अप्लाई किया तो मुझे मिला नहीं ऑनेस्ट नहीं मिला मुझे। आपको मिला कभी? मतलब सब्सिडी है, मिलता नहीं है, ऐसा बोल सकते हैं। हाँ, बट कहाँ पे कुछ जगह पे जेन्युइन सब्सिडीज और ग्रांट अवेलेबल है। अभी जो आपने सोलार की बात की, एक्चुअली सोलार को जेन्युइन सब्सिडी थी, बट पता नहीं कभी कभार वो मिलती थी, कभी कभार नहीं मिलती थी। बट आपने जो प्रोडक्ट परचेस किया, मान लो बच्चों, उसके ऊपर अगर सरकार की कुछ हद तक सब्सिडीज है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जो हाई यील्डिंग या फिर हाई वैरायटी सीड्स वगैरह होते हैं ना, उसके ऊपर कभी कभार सरकार से जो सब्सिडी है वो अवेलेबल करवाती है। कि फॉर एग्जाम्पल इंडिया में एग्रीकल्चर के लिए लगने वाले कुछ सीड्स ऐसे होंगे, फॉर एग्जाम्पल होता है कि जिसको मतलब जो इंडिया में नहीं मिलते, तो मान लो आप ब्राजील से लेके आ रहे हो, है ना, आप कहाँ से लेके आ रहे हो? ब्राजील से लेके आ रहे हो। सो इन दैट केस आपको ब्राजील वाले तो कम करेंगे नहीं, है ना, आप लेंगे उनके प्राइस पे। तो सरकार आपको क्या करेगी? सरकार आपको कहेगी ठीक है आप ब्राजील के प्राइस से उठा लो, बट जब माल इंडिया में आएगा ना, तो हम उसमें से आपको 20% वापिस, जितनी भी 20% अमाउंट है हम आपको सब्सिडी के तौर पर रिफंड करें। समझ में आ रहा है क्या? मतलब सब्सिडी से क्या होने वाला है बच्चों? मेरी कॉस्ट बढ़ेगी कि कम होगा? समझ में आया क्या? और ये सब्सिडी और ग्रांट है ना बच्चों, ये एक बहुत अलग अकाउंटिंग एरिया है, और जिसके लिए एक अलग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रखा गया है, जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स। तो जब वो अकाउंटिंग आएगा तो ऑब्वियसली हम अकाउंटिंग में तो स्टडी करेंगे गवर्नमेंट ग्रांट्स कैसे किया जाता है। बट आपने सबसे बड़ा ग्रांट का बेनिफिट कब लिया पता है आपको? कब लिया आपने सबसे बड़ा ग्रांट का बेनिफिट? आपने जब कॉलेज में एडमिशन लिया। ठीक है, आपका एक्सपीरियंस कैसा है मैं नहीं पूछूंगा, बट आपने जो फीस पे की, जिनका मेरिट में एडमिशन हुआ, जेन्युइन बताओ कितना फीस पे किया? बताओ, ज्यादा से ज्यादा 500 रुपया पकड़ के चलो, सच बताओ यार, एक साल 500 रुपये में कुछ होता है क्या बच्चों आज की तारीख में? फिर सर आपको क्या लगा कि आपके कॉलेज के प्रिंसिपल ने खर्चा उठाया आपका? उनको क्या लेना देना है? कॉलेज को क्या मिलती है? ग्रांट मिलती है, जिसके अगेंस्ट कॉलेज आपकी क्या करती है? फीस कम करती है। समझ में आया क्या? वैसे ही कुछ प्रोडक्ट के ऊपर जो ग्रांट है वो अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या कर देंगे? कम कर देंगे। इज इट ओके विद एवरीवन? मूविंग अहेड गाइस, रोड टैक्स ऑब्लिक टोल टैक्स। अब आते हैं ड्यूटीज एंड टैक्सेस के ऊपर। अभी हम जहां पे रहते हैं वहां पे अपने को ये बताने की जरूरत नहीं कि रोड टैक्स और टोल टैक्स क्या होता है, बिकॉज आप अगर फ्रीक्वेंट जर्नी करते हो तो आपको बताए कि महाराष्ट्र में टोल का क्या सिचुएशन है। कौन रिस्पॉन्सिबल मैं बताऊंगा नहीं, ओके, बिकॉज मुझे और बहुत जीना है बच्चों, सही है। बट आप अगर देखेंगे तो एन नंबर ऑफ टोल टैक्स है क्या? यस और नो? अब जब माल निकला तब उन्होंने वो टोल टैक्स कंसिडर नहीं किया था, बट जब आपकी गोडाउन के पास वो गाड़ी आ रही थी, बीच में जितना भी टोल टैक्स आपको चार्ज हुआ, अल्टीमेटली आपकी लैंडेड कॉस्ट बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? Getting what I'm saying? So road tax and toll tax. Road tax oblique toll tax is paid by the buyer is included with the cost of the purchase. कि अगर उसको buyer एक्सेप्ट कर रहा है, अगर उसको बायर पे कर रहा है, अगर उसको बायर बेयर कर रहा है, तो फिर बायर की लैंडेड कॉस्ट में क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। मूविंग अहेड, आईजीएसटी। आईजीएसटी का मीनिंग सबको पता है क्या बच्चों? आईजीएसटी मतलब क्या? कि जब भी माल एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, बराबर ना बच्चों? तो अगर कोई भी आईजीएसटी है तो वो भी शायद मेरे मटेरियल का क्या कर देगा? लैंडेड कॉस्ट बढ़ा देगा। क्या दिया है? इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स इज पेड ऑन द इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड प्रोविजन ऑफ सर्विसेज and collected from the buyer. It is excluded from the cost of purchase if credit for the same is available. Unless mentioned specifically, it should not form part of the cost of purchase. आप बोलेंगे सर मटेरियल की कॉस्ट बढ़ाएगा, फिर यहाँ पे एक्सक्लूड क्यों कर रहे हैं? बिकॉज मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक क्रेडिट नाम का कॉन्सेप्ट पढ़ाया था क्या, कि मान लो मैंने माल लिया गुजरात से, एक्चुअली है ना इसके लीगल इम्प्लीकेशंस थोड़े से अलग है, बट वो मेहुल सर का काम में आपको गाइड करेंगे क्या बताना इसमें। पर अगर मान लो मैंने गुजरात से माल लिया, ओके, और उसके ऊपर अगर मैंने मान लो बच्चों 10,000 रुपए का आईजीएसटी पे किया, राइट, तो एक्चुअल में मेरे गुड्स का कॉस्टिंग 1 लाख के ऊपर मैंने 10,000 आईजीएसटी पे किया, मेरे गुड्स का कॉस्टिंग 1,10,000 होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? वो बोल रहे अगर कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, आपके मॉड्यूल का क्या कहना है? अगर कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया है तो एज्यूम करो उस 10,000 का क्रेडिट आपको मिलना है। क्रेडिट मिलेगा मतलब क्या? आपने 10,000 पे किए, जो आपने कलेक्ट किया है ना उसमें से आप उसको क्या कर सकते हो? एडजस्ट कर सकते हो। सिंपल है। कुछ लोगों से आपने कलेक्ट किया, राइट और मान लो मैंने 50,000 का जीएसटी कलेक्ट किया, और अगर यहाँ पे मैंने 10,000 का आईजीएसटी पे किया, तो सरकार क्या कहेगी? नेट वैल्यू आप हमें 40,000 पे करो, बिकॉज आपने लोगों से लिया 50, बट आपने खुद कितना पे किया?
10, तो आपको नेट हमें 40,000 ही देना होगा। तो जो भी जीएसटी पे आप करते हो उसका क्रेडिट आपको मिलता है क्या? मिलता है। बट यहाँ पे उन्होंने वर्ड आईजीएसटी यूज किया है, और आईजीएसटी के लीगल इम्प्लीकेशंस अलग है, लीगल प्रोविजंस अलग है, उसके ऊपर मैं कमेंट पास नहीं करूंगा। बट आपके मॉड्यूल का क्या कहना है? अगर आपने आईजीएसटी पे किया है तो उसको कॉस्ट में ऐड करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज हम ऐसे एज्यूम करेंगे कि उसका क्रेडिट अपने को मिलने वाला है। मतलब जो हमने कलेक्ट किया ना लोगों से, उसमें से 10,000 हम एडजस्ट करें। आ गया समझ में? बट मेहुल सर जब पढ़ाएंगे तब आपको एक्चुअल जीएसटी प्रोविजन समझ में। अभी जीएसटी अपन नहीं पढ़ रहे तो टेंशन नहीं। मूविंग अहेड, एसजीएसटी. SGST is paid on the intrastate supply and collected from the buyers. It is excluded from the cost of purchase if credit for the same is available. Unless mentioned specifically, it should not form the part of the cost of the purchase. Same SGST है क्या? सर SGST कब चार्ज होता है बताओ बच्चों? अगर एक स्टेट में ही माल परचेस और सेल किया गया, समझ में आ रहा है क्या? मतलब मान लो सतारा का बंदा है, उसने पुणे में माल बेचा, राइट? मान लो अहमदाबाद का बंदा है, उसने सूरत में माल बेचा। समझ में आ रहा है क्या बच्चों? तो एक ही स्टेट में जब वो परचेस सेल ट्रांजैक्शन परफॉर्म हुआ है तो क्या आएगा? एसजीएसटी। देन सर सीजीएसटी क्या होता है? सीजीएसटी भी क्या होगा? एक ही स्टेट में ट्रांजैक्शन परफॉर्म। पर जब भी आप जीएसटी कलेक्ट करते हो, जीएसटी के दो पार्ट बन जाते हैं, आधा जाता सेंट्रल। समझ में आ रहा है क्या? मतलब जब 11th में मैं पढ़ाता हूँ तो 11 वालों को ये थोड़ा सा टेक्निकल लगता है। तो सिंपल लैंग्वेज में क्या है कि अगर पुणे के बंदे ने सतारा के बंदे को माल बेचा तो सतारा वाला बंदा उसको जीएसटी पे करेगा क्या? अब ये जो जीएसटी हमने उसको पे किया है, ये जो जीएसटी सतारा के बंदे ने पुणे वाले को पे किया है, इसके कितने पार्ट बनेंगे? 2। ये पुणे वाला बंदा खुद के पास रखने वाला नहीं है, जो भी जीएसटी उसको मिला उसका आधा किसको जाएगा? मतलब मोदी जी को। गेटिंग? और आधा किसको जाएगा? मतलब उद्धव जी को। समझ में आ गया क्या? सिंपल, आधा आधा मिलेगा उनको, मतलब वो क्या मिल बांट के खा रहे, टेंशन नहीं। सर आईजीएसटी का क्या होता है? आईजीएसटी का क्या होता है? आईजीएसटी सिर्फ मोदी जी को मिलेगा। समझ में आ रहा है? सेंट्रल को मिलेगा। अभी आया पार्ट करके मैं आपको पढ़ा रहा हूं। बट सर इसका अपनी कॉस्ट पे क्या फर्क है? अगर आपने जो भी जीएसटी पे किया उसका क्रेडिट आपको मिलने वाला है तो वो आपकी लैंडेड कॉस्ट में ऐड होने वाला, बिकॉज उसका क्रेडिट आपको अवेलेबल। समझ में आ गया कितना सिंपल? मतलब सर आप रूल क्या बता रहे हो? इफ क्रेडिट ऑफ जीएसटी इज अवेलेबल, अगर जीएसटी का क्रेडिट अवेलेबल है तो देन वो लैंडेड कॉस्ट में ऐड होने वाला। अगर अवेलेबल नहीं है तो ऐड करना होगा, बिकॉज उसका रिफंड या फिर उसका क्रेडिट अपने को मिलने वाला। एग्रीड? समझ में आ गया? मूविंग अहेड, जैसे एसजीएसटी वैसी क्या है? सीजीएसटी है। और उन वही बोला है क्या? इट इज पेड ऑन द मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई ऑफ गुड्स एंड कलेक्टेड फ्रॉम द buyer. It is excluded from the cost of purchase if the input credit is available for the same. क्या अगर सेम इनपुट क्रेडिट अवेलेबल है तो हम उसको कॉस्ट ऑफ परचेस में इंक्लूड करने वाले हैं, राइट? बेसिक कस्टम ड्यूटी, बेसिक कस्टम ड्यूटी इज पेड ऑन द इंपोर्ट ऑफ गुड्स फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, राइट बच्चों? कि कस्टम ड्यूटी जो है जनरली जब आप माल मंगवाओगे बाहर से तो आपको इंपोर्ट ड्यूटी पे करना होगा कि नहीं, राइट? एक्सपोर्ट इंपोर्ट कस्टम में क्या आता है? एक्सपोर्ट इंपोर्ट आता है कि नहीं? अब आप जो भी इंपोर्ट ड्यूटी पे कर रहे हो वो आपकी लैंडेड कॉस्ट को बढ़ाएगा कि नहीं बढ़ाएगा? इसके लिए आइडियल एग्जांपल मैंने आपको कभी बताया बच्चों, सचिन तेंदुलकर का। जनरली मैं पढ़ाते हुए बताता हूँ, सचिन तेंदुलकर को जो फरारी गिफ्ट किया गया था, पता है बच्चों आपको? ओके, तो अब ये तो बताने की जरूरत नहीं सचिन तेंदुलकर कौन है ना? यू ऑल सचिन तेंदुलकर आपको पता है बच्चों कि आज भी, और एक जमाना था तब उनका फॉर्म बच्चों अमेजिंग था, राइट? और उनके इंटरनेशनल फैन फॉलोअर्स उतने ही थे। तो सचिन तेंदुलकर को एक फुटबॉल प्लेयर ने फरारी गिफ्ट किया। समझ में आ रहा है? अब प्रॉब्लम की उन्होंने वहां से गिफ्ट कर दिया, ओके? वहां से वो फेरारी आया मुंबई पोर्ट पे, गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? अब मुंबई पोर्ट पे आने के बाद वहां की जो पोर्ट अथॉरिटी है उन्होंने बोला कि हम ये फेरारी यहाँ से क्लियर नहीं करेंगे बिकॉज इसके ऊपर आपको कस्टम ड्यूटी पे करना। एट दैट टाइम रफली उसका जो प्राइस था वो था 1,05,00,000। रफली कितना था? 1,05,00,000। और मुंबई पोर्ट वालों ने बोला कि इसके ऊपर का जो ड्यूटी है वो है 1,15,00,000। समझ में आ रहा है? अब सचिन तेंदुलकर बोल रहे हैं भाई मेरे को फ्री में है, मेरे को वो प्लेयर गिफ्ट में दे रहा है फेरारी,
तो मैं आपकी ड्यूटी पे क्यों करूँ? वो बोले हमारे लिए ये मैटर नहीं करता कि आपको फ्री में आ रहा है, कि आपको किसी ने गिफ्ट दिया, आपने परचेस किया। हमारे लिए क्या है? इट इज एज गुड एज इम्पोर्ट, बिकॉज वो कार बाहर से आई। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? अब तेंदुलकर ने कहा मैं उसको एक्सेप्ट नहीं करूंगा, बिकॉज 1 करोड़ 5 लाख की फेरारी वो आपकी, उसको अगर मैं यहाँ पे यूज करना चाहूँ तो आप मेरे से 1 करोड़ 15 लाख का इम्पोर्ट ड्यूटी ले रहे हो, मैं उसको यूज नहीं करूंगा। तो 3 महीना सिलसिला चालू था। सचिन जी कह रहे थे हम ड्यूटी नहीं भरेंगे, और कोर्ट वाले कह रहे थे भाई तू जो भी है ड्यूटी तो भरना होगा, हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। फाइनली जो फुटबॉल प्लेयर ने सचिन तेंदुलकर जी को कार गिफ्ट दिया था, उसी ने वो ड्यूटी भरा, एंड देन कोर्ट वालों ने वो कार रियलाइज किया। बुरा नहीं लगना चाहिए, बिकॉज सरकार का गलत क्या है? मतलब आप चीजें फ्री में लेके आओगे करके हम उसकी ड्यूटी भी माफ कर दे। मैं भी बोल दूंगा कि निशा मैडम ने मेरे को इम्पोर्टेड कोई चीज गिफ्ट की है, तो निशा मैडम ने मेरे को फ्री में दी करके सरकार मेरे को फ्री में दे। वो मेरी वाइफ है, सरकार मेरे कौन है? सरकार कहेगा भाई तू जो भी है, हमें क्या लेना देना, तेरे को हमारा तो ड्यूटी देना होगा ना। देखो आप मुझे, मैंने जो एग्जांपल बताया क्या गलत बताया मुझे? तो आपको कोई भी चीज फ्री में आ रही है, इसका मतलब ये नहीं कि उसके ऊपर का ड्यूटी अवॉइड हो, आपको देना होगा। समझ में आ रहा है क्या? एंड जब ये चीजें आप इंपोर्ट करवाते हैं, उसकी बेसिक प्राइस कितने मैटर नहीं करेगी, बट उसके ऊपर का जो ड्यूटी है वो अगर आप पे करते हो तो आपकी लैंडेड कॉस्ट में क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। आप कभी भी गूगल पे सर्च करते हो ना, तो डेफिनेटली केस आपको रीड करने मिलेगा, काफी फेमस होगा हमारे टाइम, राइट? आप रीड करो, आपको समझ में आएगा। ओके, मूविंग अहेड। डीमोरेज या फिर डीमरेज चार्जेस, सर इसका मतलब क्या है? मैंने उस दिन आपको एक रेलवे का एग्जांपल बताया कि नहीं बताया? ये सारे एग्जांपल्स अभी लाइन से आएंगे। अब बहुत बार क्या हो जाता है बच्चों कि मेरे गोडाउन में जगह नहीं है, मैं दिमाग क्या लगाता हूँ, देखो मेरे गोडाउन में जगह है क्या? नहीं है। मुझे पता है जब तक मैं क्लियरेंस के लिए नहीं जाता, तब तक मेरी जो आई हुई सारी गुड्स है उसकी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास है? पोर्ट वालों के पास है ना। मुझे डरने की जरूरत नहीं, बिकॉज पोर्ट वालों को इक्वल ख्याल रखना पड़ेगा। अगर माल के साथ कुछ भी गड़बड़ हुई तो वो रिस्पॉन्सिबल है ना। तो मैं क्या सोचूंगा, अभी मेरे गोडाउन में जगह है क्या? नहीं है, करने दो उनको कैरी जितने दिन करना है ना। माल आ रहा है, आप पोर्ट वालों के गोडाउन में रखो, आप जाएंगे 20 दिन के बाद, कि 20 दिन अपने को कैरिंग कॉस्ट न हो, 20 दिन उनको संभालने दो, फिर हम जाएंगे। बच्चों पोर्ट वाले पागल नहीं है, उन्होंने पहले से ये चार्जेस अप्लाई करके रखे कि जब भी आपका माल अनलोड होगा पोर्ट के ऊपर, तो उसका क्लियरेंस एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन में होना चाहिए, से 48 आवर्स। और उसके ऊपर अगर आपने वो माल को क्लियर नहीं करवाया, समझ में आ रहा है, तो देन उसके ऊपर आपको चार्जेस पे करने होंगे, और इनके चार्जेस भयंकर होते हैं। इसका एक छोटा सा एग्जांपल, मैं पोर्ट की बात करूं, मैं आपको जो रेलवे वैगन होते हैं ना, रेलवे वैगन होते कि नहीं होते बच्चों, कि जिस पर से कमोडिटी इसमें जो ट्रेड करते हैं वो मंगवाते हैं। तो हमारे एक XYZ दोस्त है, बताया कि नहीं बताया? एग्जैक्टली, राइट। कि वो क्या करते हैं, वो कमोडिटीज में डील करते हैं। अब वो जब ऑर्डर करते हैं ना बच्चों, तो उनके लिए ना एक साथ बच्चों 60-60 70-70 वैगन माल आता है। माल कितना भी रहो, वो जो वैगन है वो अगर रेलवे स्टेशन पे 5 मिनट रुकने वाला रहेगा ना, तो वो पूरा 5 मिनट में खाली करना। उसके ऊपर जाता है ना बच्चों, तो उनकी पेनल्टी चार्ज हो जाती है। एंड पेनल्टी इज लाइक 1 मिनट का 10,000, 10 मिनट का 50,000, ऐसी उनकी पेनल्टी। कि आपके जैसे गाड़ी कितना एक्स्ट्रा रुका, 10 मिनट 50,000 पेनल्टी आपको देना है, बिकॉज आपने अनलोडिंग के लिए ज्यादा टाइम कंज्यूम किया। समझ में आ रहा है क्या? अब मान लो अनफॉर्चुनेटली कभी ऐसा हुआ कि आपने माल मंगवाया, बट ऑफ लोडिंग के लिए क्या हो गया, टाइम लग गया। आप समझ रहे हो? और होता है कैसे, मेरे दोस्त ने दिया हुआ, इसलिए मैं आपको इतनी गारंटी से बोलूँ कि बहुत बार होता है बच्चों। मेरे दोस्त ने अराउंड 60 वैगन माल मंगवाया था। 60 वैगन को 10 मिनट में खाली करना है, कितना लेबर लगेगा? मतलब 60 वैगन को अगर 10 मिनट में खाली करना है, कम से कम 500 लेबर लगेगा। लगेगा कि नहीं लगेगा? सब लेबर को इन्फॉर्म किया कि शाम को 6 बजे गाड़ी आने वाली है, आप उस हिसाब से रेडी हो। सबने हाँ कहा, और 5:15 बजे लेबर का जो लीडर है ना, उन्होंने फोन किया कि साहब हम नहीं जाएंगे करके। तो ये बंदा पागल हो गया, बोले आप ऐसा क्यों करोगे? बोले नहीं नहीं, आप वेजेस ने हमारी बढ़ा देनी, हम जाएंगे नहीं करके। अब इनको भी पता है कि साहब कुछ बोल नहीं सकता है, बिकॉज उनको पता है 1 मिनट भी गाड़ी एक्स्ट्रा टाइम वहां पे रहेगी तो इनके पेनल्टी चार्जेस चार्ज होंगे। अराउंड उसने 2.5 से 3 लाख रुपए का चार्ज पे किया। गेटिंग ऑर्डर से कितना? 2.5 से गाड़ी आधा घंटा डिले हुई थी।
आधा घंटा डिले हो गई, आपको चार्ज देना होगा, उसको कोई ऑप्शन नहीं होगा। समझ में आएगा इसका मीनिंग क्या है? अब अगर आपने ये कभी भी चार्जेस पे किए तो आपका लैंडेड कॉस्ट क्या हो जाएगा? बढ़ाना होगा, उसको कोई भी आपके पास ऑप्शन, राइट। मूविंग अहेड, सिर्फ अकाउंटिंग करते हो हम क्या करेंगे? चार्जेस तो लग गए, ओके। अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर आ रहा हूं, अब कॉम्प्रोमाइज मत करो कि सर उसने 3 लाख रुपए का ये जो चार्ज पे किया, इससे मटेरियल कॉस्ट क्या होगी? तो एक टाइम पे आप उसको बढ़ाएंगे, यस, बढ़ा दिया। इससे आपकी मटेरियल कॉस्ट पे क्या फर्क गिरा? मटेरियल कॉस्ट क्या हो गया? मटेरियल कॉस्ट बढ़ गया, सब लोग मानते हो। मटेरियल कॉस्ट ये जो बढ़ा है, ये आपकी फिनिश प्रोडक्ट की कॉस्ट को क्या करेगा? एग्रीड? बट ये जो चार्जेस, ठीक है आपने मटेरियल कॉस्ट बढ़ाया, मेरे को उसमें प्रॉब्लम नहीं है, बट ये नॉर्मल कंडीशंस की वजह से इंक्रीज हुए हैं कि एबनॉर्मल कंडीशन की वजह से? और आपको पहले से एक चीज फाउंडेशन से पढ़ाई गई है कि अगर कोई भी चीज एबनॉर्मल है तो उसको अलग से रखो। सिर्फ मटेरियल की कॉस्ट में बढ़ना चाहिए लॉजिकली सर 100% बराबर, बट अगर हम उसको मटेरियल की कॉस्ट में बढ़ा के हमारे कॉस्ट शीट में लेंगे तो क्या होगा? तो क्या होगा? मेरी जो फिनिश गुड्स है उसकी कॉस्टिंग एबनॉर्मल आएगी क्या? और वो आनी चाहिए क्या? तो ये खर्चा हुआ है, बट ये नॉर्मली क्या एबनॉर्मल है? ठीक है, एबनॉर्मल। आप उसको मटेरियल कॉस्ट में ऐड कर सकते थे, किए भी, बट करना लॉजिकल है। तो दिखाते हो, आप मटेरियल कॉस्ट को दिखाएंगे, उसके नीचे अमाउंट लिखेंगे, बट आप उसको कॉस्ट में ऐड नहीं करेंगे, उसको बताएंगे एबनॉर्मल, गेटिंग? और उसका अकाउंटिंग कैसे करना है, वेलकम टू दैट। क्लियर हो गया है पॉइंट? मूविंग अहेड, डिटेंशन चार्जेस। आप सबको अभी डिटेंशन चार्जेस, व्हाट डू बाय डिटेंशन? कभी कभार अनऑफिशियली या फिर इलीगली गुड्स को ट्रांसपोर्ट किया जाता है। अभी का लेटेस्ट जो केस है वो एप्पल का है क्या, कि कुछ मुंबई और अहमदाबाद के सप्लायर थे, उन्होंने समथिंग, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है, 1 महीने पहले वो न्यूज आया था कि कुछ 400 करोड़ के मोबाइल, 400 करोड़ के मोबाइल बाहर से आ रहे थे, जिसको हम ग्लोबल ग्लोबल पीस बोलते हैं। आपने देखा है कि नहीं देखा कभी कि अगर आप एप्पल का जो फोन है यहाँ पे परचेस करते हो तो उसकी कॉस्ट थोड़ी हाई लगती है, बाहर से लेते हो तो आपको कॉस्ट थोड़ी कम हो जाती है ड्यूटीज के वगैरह वजह से, है ना? तो डिटेंशन चार्जेस क्या है कि आपने कोई ना कोई रूल्स फॉलो नहीं किए करके आपके गुड्स क्या हो गए, उन्होंने डिटेन कर दिया। अब आपको उनको क्या पे करना पड़ेगा? डिटेंशन चार्जेस पे करना पड़ेगा, एंड डिटेंशन चार्जेस पे करने के बाद वो आपकी गुड्स क्या करेंगे, आपको देंगे। अब डिटेंशन चार्जेस आपको लगे, क्यों लगे? बिकॉज यू हैव नॉट फॉलोड सम रूल्स और regulations. Getting what I'm saying? So detention charges imposed for non-compliance of rules by any statutory authority. आप मुझे बताओ कि सर अगर आप थोड़ी देर पहले डिमेरिट चार्जेस को एबनॉर्मल कहते थे, मटेरियल के कॉस्ट में ऐड करना लॉजिकल था, बट बीइंग एबनॉर्मल आपने उसको ऐड किया क्या? बेसिस से डिटेंशन चार्जेस का नेचर रेगुलर है क्या? मतलब हर टाइम आपको लगता है क्या? तो क्या आपने उसको कॉस्ट में ऐड करना, आपको लगता है लगेगा करना चाहिए, बट करना चाहिए क्या? Getting? Because again it is abnormal in nature. Moving ahead, penalty. Penalty of any time is not included with the cost of the purchase. मान लो आपको कुछ तो आज और पेनल्टी लगा, मतलब आपने कुछ गड़बड़ कर दी, कुछ रूल्स को फॉलो नहीं किया, इन शॉर्ट आपने कुछ कांड किया जिसकी वजह से क्या हो गया कि आपको पेनल्टी लग गई। पेनल्टी लग गई, आप क्या कर सकते हो? अब अगर पेनल्टी लग गई तो आपको दरअसल मटेरियल का कॉस्ट, फिर से होता है कि मटेरियल का कॉस्ट आपने ले ज्यादा गए, बट आप उसको मटेरियल की कॉस्ट में ऐड कर सकते हो क्या? गेटिंग? आगे आप उसको क्या ट्रीट करेंगे, एबनॉर्मल। तो ये आपकी मटेरियल की कॉस्ट को बढ़ाएगा, बट आप उसको बुक्स में नहीं बढ़ा सकते, आपको उसको क्या बताना पड़ेगा, सेम एज डीमेरिट चार्ज। सबको क्लियर हो गया? मूविंग अहेड, अदर एक्सपेंडिचर। अब अदर एक्सपेंड मतलब सर अभी तक ये जो चार देखे हो, चारों क्या थे, एबनॉर्मल थे क्या? बताओ बच्चों, जो भी 3-4 देखे एबनॉर्मल थे क्या? अब आता है आगे के पॉइंट के ऊपर, अदर एक्सपेंडिचर। इंश्योरेंस चार्जेस, बहुत बार हम गुड्स के इंश्योरेंस लेते हैं क्या, और लेना भी चाहिए। आप जब भी इंपोर्ट करते हो ना, तो पहले ये चीज ध्यान में रखना, गुड्स का इंश्योरेंस लो, है ना?
बिकॉज बहुत बार ऐसा भी हो सकता है कि जो शिप में आपका माल आ रहा था उसमें गड़बड़ हो गई, उसका एक्सीडेंट हो गया, होता है कि नहीं होता है। लेटेस्ट में आपने देखा कि नहीं देखा, BMW और मर्सिडीज की सारी कार्स का भी प्रॉब्लम आपने अभी रीड किया, कल कल रीड किया क्या आपने, कि जो शिप में से 3000 मर्सिडीज और BMW की कार ट्रांसपोर्ट हो रहे थे वही गायब हो गए। कल का न्यूज है, आपने नहीं पढ़ा, ईटी पढ़ो, रिकॉर्डेंस में। अभी आप मुझे बताओ, जो बंदे ने यहाँ पे मंगवाया है, रेस्ट इन पीस, है ना। अरे क्या कॉस्ट है, आप इमेजिन भी कर सकते हो, कैन यू इमेजिन क्या लेवल का कॉस्ट हुआ। बट अगर मान लो आपने वो इंश्योर किए है तो क्लेम कौन देगी, रेस्ट इन पीस होगा, बट किसका, होगा कि नहीं होगा, है ना। तो इंश्योरेंस चार्जेस आर पेड फॉर प्रोटेक्टिंग गुड्स ड्यूरिंग ट्रांजिट, इट इज एडेड विद द कॉस्ट ऑफ परचेस। अगर आपने कोई भी इंश्योरेंस चार्ज पे किया है तो उसको डेफिनेटली कॉस्ट में ऐड करना जरूरी है। नंबर 2, कमीशन और ब्रोकरेज। बहुत बार बच्चों आप जब माल लेते हो तो कोई पार्टी ऐसी कि जो आपको, शायद कुछ पार्टी ऐसी रहेंगी जो शायद आपको माल नहीं देगी बिकॉज यू आर न्यू टू देम। फिर ऐसे इसमें ब्रोकर आपके लिए काम करते हैं क्या, जैसे ब्रोकर आपको कहेगा सर वो पार्टी आपको डायरेक्ट माल देने वाली नहीं है, मैं आपको उनके पास लेके चलता हूँ, आपका पेमेंट का गारंटी मैं लूंगा और वो आपको माल सप्लाई करेंगे, इसकी गारंटी मैं लूंगा। समझ में आ रहा है क्या, आपके लिए ब्रोकर ने आपको उस पार्टी के पास से 10 लाख का माल दिलवाया, बराबर है, आपको ब्रोकर को क्या देना होगा, कमीशन देना होगा क्या। मतलब ये जो आपने कमीशन पे किया है ये कहीं ना कहीं गुड्स को प्रोक्योर करने के लिए किया है क्या, तो ये भी कमीशन आपकी जो परचेसेस है उसकी कॉस्ट को क्या कर देगा, दैट इज लैंडेड कॉस्ट ऑफ मटेरियल क्या हो जाएगा बच्चों। आर यू आर गेटिंग, मूविंग अहेड, फ्रेट इनवर्ड्स, इट इज एडेड विद द कॉस्ट ऑफ द परचेसेस एज इट इज डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू द प्रोक्योरमेंट ऑफ द मटेरियल। फ्रेट इनवर्ड मतलब माल जब अंदर आ रहा है उसके लिए आपने जो फ्रेट पे किया। फ्रेट इनवर्ड भी मटेरियल को बिजनेस में लाने के लिए क्या क्या खर्चा है कि नहीं, यस और नो। और इसीलिए लॉजिकली जो फ्रेट इनवर्ड है उसको भी हमारी लैंडेड कॉस्ट में कंसीडर करना जरूरी है, और इसलिए हम उसको क्या कर देंगे, कॉस्ट ऑफ मटेरियल में। समझ में आ गया क्या, आगे कॉस्ट ऑफ कंटेनर। एंड नाउ कॉस्ट ऑफ कंटेनर का जो पार्ट है उसको थोड़ा सा आपको प्रॉपर मैनर में डिस्कस करना। मैं आपको 2 एग्जांपल देता हूं, दोनों एग्जांपल अपनी रेगुलर आप डे टू डे लाइफ से रिलेट करते हैं। हम सब पेप्सी कौन कौन पीता है, इसके आगे की बात नहीं होगी। हम सब पेप्सी पीते हैं। जादू हंस रहा है बहुत, हम सब खुश। कभी कभार आप कांच की बोतल में लेते हो, हम सब कभी कभार आप उनका आधा लीटर का जो बोतल है, फर्क क्या है, फर्क क्या होता है, जब आप आधे लीटर के बोतल में लेते हो, लेके कार में बैठ गए, आगे गिलास की जब बोतल में लेते हो वो क्या करता है, बंदा वापिस लेता है कि नहीं लेता है आपसे। मतलब सर कॉस्टिंग में कुछ ना कुछ तो फर्क गिरेगा क्या इसका, डेफिनेटली गिरेगा। अब जब भी आपने माल मंगवाया, कंटेनर मतलब जिसमें वो माल आया, अब जब ये आता है ना तो 2 स्टाइल से आते हैं। फर्स्ट कि कंटेनर आपको वापिस नहीं देना, कंटेनर आपको वापिस देना। सेकंड, माल आया, आपने माल को खाली किया और वापिस जो भी कंटेनर में माल आया आप उसको वापिस क्या करने वाले, सामने वाले को देने वाले। फर्क समझ में आ रहा है क्या। नाउ आई विल कम टू द पॉइंट। ट्रीटमेंट ऑफ द कॉस्ट ऑफ कंटेनर आर एज फॉलोज। नॉन रिटर्नेबल कंटेनर्स मतलब आप कंटेनर को वापिस देने वाले नहीं हो। द कॉस्ट ऑफ कंटेनर इज एडेड विद द कॉस्ट ऑफ परचेस ऑफ द मटेरियल। मतलब सर जी अगर हमारा कंटेनर नॉन रिटर्नेबल है, हम उसको रिटर्न करने वाले नहीं है, तो देन आप उसको कॉस्ट में ऐड करेंगे, बिकॉज आप उसको रिटर्न करने वाले नहीं, मतलब आपकी कॉस्ट ही हो गई ना। जो कंटेनर में माल आया वो आप रिटर्न देने वाले हो क्या, मतलब उसका कॉस्ट आप बेयर करेंगे क्या, आप आपकी कॉस्ट ऑफ मटेरियल में ऐड करो। सिंपल। Returnable containers. If the containers are returned and their costs are refunded, then the cost of container should not be considered into the cost of purchase. But बहुत बार है ना बच्चों, कंटेनर्स हाई क्वालिटी के होते हैं,
या फिर हाई वैल्यू के होता है। अब आप बोलेंगे सर हर एक बार परचेस करने पर हम नया कंटेनर लेंगे जिसकी वैल्यू है, जिसकी कॉस्ट है, तो अपने लिए बच्चों फिजिबल और इकोनॉमिकली सही होगा क्या? तो सप्लायर क्या करता है, सप्लायर आपको क्या कहेगा, मैं आपको कंटेनर भेज रहा हूँ, बराबर है, माल भेजते हो वो आपको कंटेनर की कॉस्ट ऐड करेगा, ओके। वो आपको क्या कहेगा, मैंने अभी कंटेनर की कॉस्ट ऐड की है, आपके पास जब माल आएगा आप माल को अनलोड कर दो, मेरा कंटेनर मुझे वापस भेज दो, जिस दिन मेरा कंटेनर मुझे वापस आएगा उस दिन मैं वो कॉस्ट क्या कर दूंगा, समझ में आ गया क्या? अब इस केस में यू बीइंग परचेसर, आप खुद कौन हो, परचेसर। अगर आपको पता है कि सर कंटेनर का कॉस्ट मुझे ऐड करके भेजा है, बट ये कंटेनर में क्या करने वाला हूँ, रिटर्न देने वाला हूँ, तो उसकी कॉस्ट आपको वापस आ जाएगी क्या? क्या आप उसको आपकी लैंडेड कॉस्ट में ऐड करेंगे क्या? बिकॉज सर इनिशियल सामने वाला बंदा वो कॉस्ट कम करने वाला, फिर आप बोलेंगे सर अभी ऐड क्यों किया? अरे उसको डर है ना, अगर उसने ऐड नहीं की, आपको कंटेनर के साथ माल भेज दिया और आपने उसको कंटेनर रिफंड नहीं किया, तो हो सकता है ना पॉसिबल। इसलिए जनरल प्रैक्टिस क्या है, कॉस्ट में ऐड करके भेजेंगे और आपने उनको वापस रिटर्न की क्यों, उतनी कॉस्ट क्या कर देंगे, कम कर देंगे, उतना पैसा आपको देने की जरूरत नहीं। इज इट ओके? एंड if the amount of refund on returning the container is less than the amount paid, then only the shortfall is added with the cost of the purchase. ऐसा हुआ कि आपको चार्ज करते हुए उसने कंटेनर का 12,000 चार्ज किया, आपने उसको कंटेनर वापस भेजे, उसने कहा मुझे नॉर्मल कंडीशन में आपने कंटेनर रिटर्न किए नहीं, तो जो 12,000 मैंने आपको चार्ज किया था उसमें से सिर्फ 8,000 मैं आपको रिफंड करूंगा, बिकॉज जो कंटेनर की नॉर्मल कंडीशन थी उस नॉर्मल कंडीशन में कंटेनर मुझे मिला नहीं। अब इस केस में यू बीइंग परचेसर, आपकी लैंडेड कॉस्ट में कितना ऐड होना चाहिए, बिकॉज आपने कंटेनर के लिए 4,000 बेर किया जो रिफंडेबल नहीं है। इज इट ओके? अब वेल अंडरस्टूड। एंड नाउ शॉर्टेज। अब शॉर्टेज आप सबको तो जो लास्ट पॉइंट है उसके बाद में डायरेक्टली समझाएंगे। शॉर्टेज दो तरीके के होते हैं, कितने तरीके के होते हैं, दो। एक होता है नॉर्मल शॉर्टेज कि जिसको आप अवॉइड ही नहीं कर सकते, इसका आइडियल एग्जांपल आपने कंसाइनमेंट में देखा होगा, याद आ रहा है, इवापोरेशन ऑफ पेट्रोल। अब अगर 1,000 लीटर पेट्रोल निकला और उसमें से कैलिपर से 17 आते वक्त अगर 5 लीटर पेट्रोल कम हो गया तो आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, समझ में आ रहा है, बिकॉज 5 लीटर इवापोरेट होने के चांसेस है, कन्वर्जन ऑफ कोल इनटू डस्ट, ये प्रॉब्लम आने वाली है, गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग। तो कुछ जो शॉर्टेज नॉर्मल है, राइट, क्या दिया उन्होंने, good units absorb the cost of shortage due to the normal reason, losses due to the breaking of bulk, evaporation or due to any unavoidable condition are the reasons of the normal loss। तो अगर आपका लॉस नॉर्मल है तो आप क्या करेंगे, जितने भी यूनिट्स नॉर्मली लॉस्ट हुए उसकी जो कॉस्ट है वो रहे हुए गुड्स में क्या कर देंगे, कंसीडर कर देंगे, एडजस्ट कर देंगे। मतलब 100 यूनिट है, 100 यूनिट में से 5 यूनिट क्या हुए, नॉर्मली लॉस है कि आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते, वो होने ही वाला है, तो ये जो 5 यूनिट की कॉस्ट इसको बेयर कौन करेगा, रेलवे 95। समझ में आ गया क्या, कैसे मैं कैलकुलेशन में पढ़ाऊंगा तो और क्लियर, जिन्होंने कंसाइनमेंट पढ़ा है उनको एक दिन में समझ गया मैं क्या समझा। इसको जब तक कैलकुलेशन परफॉर्म नहीं करते शायद आपको 100% आइडिया नहीं है, बट कैलकुलेशन में आने दो आपको और 100% क्लियर होगा, ओके। बट आप मुझे बताओ, अगर कोई भी शॉर्टेज एबनॉर्मल रीजन की वजह से है तो आप उसको रहे हुए गुड्स के कॉस्ट में ऐड करने वाले हैं। मतलब मान लो 100 यूनिट्स थे और 10 यूनिट एबनॉर्मली लॉस्ट हुए, एबनॉर्मल का मीनिंग क्या है कि जिसको आप अवॉइड कर सकते थे, गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, ड्राइवर अच्छा रखो, सिंपल है ना, आपने अगर टांगा पलटी ड्राइवर रखा तो प्रॉब्लम हो सकती है, देखा कि नहीं देखा, या फिर गाड़ी में से माल चोरी हो गया, मतलब आपने उसके लिए प्रॉपर जो सिस्टम है बनाई नहीं, आप अगर उसको प्रॉपर्ली लॉक करके भेजते तो माल चोरी होता था क्या। तो अब इस केस में 100 में से अगर 10 गुड्स लॉस हो गए जिसका रीजन नॉर्मल नहीं है, जिसका रीजन क्या है, तो ये 10 गुड्स रहे हुए 90 की कॉस्ट नहीं बढ़ाएंगे, ये 10 यूनिट का लॉस्ट हम रहे हुए 90 के कॉस्ट में एडजस्ट नहीं करेंगे, हम उसको बिंग एबनॉर्मल थोड़ी देर पहले आ जाएगा, उसको हम अलग से ट्रीट करेंगे। सबको क्लियर हो गया क्या, ओके। इसीलिए जो लास्ट वाला पार्ट है नॉर्मल एबनॉर्मल, ये आपको वापस जब कैलकुलेशन में आएगा तो और डिटेल में समझ, बिकॉज थेरोटिकली समझना और सिर्फ ये लास्ट वाले पॉइंट, बाकी तो एकदम इजी।
फिर भी लास्ट वाले पॉइंट एक बार मैंने एक्सप्लेन किया, डाउट्स है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। मतलब जब भी बच्चों आप लैंडेड कॉस्ट ऑफ मटेरियल निकालेंगे तब उसमें क्या क्या ऐड होना चाहिए, क्या क्या लेस होना चाहिए, कैसे एडजस्ट होना चाहिए, ये सारी चीजें सबको क्लियर। एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन, यू कैन कम अप विथ योर 100%। Should we proceed with problem number 1 then? All right. अब ये जो आपको दिया गया प्रॉब्लम है, they may ask such problem for 5 marks। मतलब जो एक क्वेश्चन होता है ना जिसमें 5-5 मार्क के कितने प्रॉब्लम्स आते हैं, 4, उसमें ये ऐसे स्टाइल के यही आएगा क्या ये मैं नहीं बता सकता, गेटिंग, बट ऐसे सम्स आते हैं 5 मार्क। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? अब मैं सम पढ़ रहा हूँ, किसी को डाउट है क्या? ओके, सब लोग जो स्क्रीन के ऊपर सम है वो मैं पढ़ रहा हूँ, ध्यान दो। एसकेडी लिमिटेड नॉट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। सबसे इंपॉर्टेंट उन्होंने वर्ड यूज किया है, नॉट रजिस्टर्ड। सर इससे क्या फायदा होगा, फिर इससे क्या अपना लॉस हो सकता है बिजनेस का? आई विल कम टू दैट पॉइंट। परचेस्ड अ मटेरियल पी फ्रॉम अ कंपनी व्हिच इज रजिस्टर्ड अंडर द जीएसटी। मतलब वो जिस कंपनी के से माल परचेस कर रही हो जीएसटी के अंडर रजिस्टर्ड है, बट आप जीएसटी के अंडर रजिस्टर हो गया जो माल परचेस कर रहा है? नहीं। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर द वन लॉट ऑफ 1000 यूनिट ऑफ द मटेरियल परचेस। एक लॉट उन्होंने कितने यूनिट का परचेस किया है बच्चों? 1000 यूनिट का परचेस किया। ओके, लिस्टेड प्राइस ऑफ वन लॉट, एक लॉट आपको कितने रुपए मिलेगा? ओके, जो भी सारे स्टूडेंट्स है एक रुपए झाप में, मतलब क्या होगा, मैं जैसे कैलकुलेशन कर रहा हूँ ना उनका आंसर देखेंगे बाद में। आप पहले खुद डिसाइड करो क्या प्लस होगा क्या माइनस होगा, तो आपको मजा आएगा काम करने। सब लोग रखते जुड़ो बच्चों, ए टू जेड स्टूडेंट। ओके, शुरू स्टार्ट गाइस। सबने रफ पेज और कैलकुलेटर लिया, जैसे कैलकुलेशन बोल रहा है। सबसे पहले लिस्टेड प्राइस ऑफ वन लॉट 50,000 है क्या? आपको दिया गया ट्रेड डिस्काउंट है, ट्रेड डिस्काउंट मेरे लैंडेड कॉस्ट को क्या करेगा? तो ये जो 5,000 बराबर है क्या? 5,000 है क्या? इसको आपको कम करना होगा क्या? बराबर है। सब लोग मेरे साथ आगे बढ़ो। सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। सर अनफॉर्चुनेटली हम जीएसटी में रजिस्टर्ड, इसलिए क्रेडिट का सवाल ही नहीं। अरे बिकॉज क्रेडिट लेने के लिए मैंने जीएसटी में रजिस्टर होना तो जरूरी है ना, और उन्होंने खुद भी बोला है क्या कि सर इसका क्रेडिट अवेलेबल नहीं है। तो आप मुझे बताओ, यहाँ पे आपको 12% मतलब 6% मोदी जी सेंट्रल एंड 6% क्या बात है, बहुत ही सीरियसली ले लिया आपने, मतलब स्टेट, सही है ना? ये अपने को ऐड तो करना है बट रिफंड मिलने वाला है क्या? मतलब ये आपके लैंडेड कॉस्ट को क्या करेगा? बट यहाँ पे एक छोटा सा सवाल, सर यहाँ पे जो जीएसटी चार्ज होगा दैट विल बी ऑन 50,000 और ऑलवेज रिमेंबर जो भी जीएसटी चार्ज होगा विल बी ऑन द प्राइस आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट के बाद वाला जो प्राइस होगा उसके ऊपर। सिर्फ एक बेसिक वैल्यूज बाजू में लिखो, जीएसटी का इतना, मतलब आपको बाद में समझ में आएगा सारे वैल्यूज अपने बराबर। ओके, तो सबने वो 50,000 लिखा, फिर 5,000 ट्रेड डिस्काउंट लिखा, फिर 45,000 के ऊपर कितना परसेंट आएगा? 12%। समझ पा रहे हो क्या? ओके, कैश डिस्काउंट। बच्चों कैश डिस्काउंट मिले ना मिले ये मेरे लैंडेड कॉस्ट को चेंज करेगा क्या? बिकॉज ऑलवेज रिमेंबर ये कॉस्टिंग का एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है कि आपको फाइनेंशियल गेन देखना और समझना जरूरी है। कैश डिस्काउंट कॉस्ट को चेंज नहीं करने वाला। कैश डिस्काउंट मिलने का रीजन है मैंने जल्दी पेमेंट किया, दैट इज फाइनेंशियल। इज इट ओके? तो इसको अपने को कंसिडर करने की जरूरत नहीं। फ्रेट एंड इंश्योरेंस, फ्रेट एंड इंश्योरेंस बोलो ऐड करेंगे कि नहीं करेंगे? एग्जैक्टली ऐड करो। टोल टैक्स पेड, रिवरेज चार्जेस, अभी देखा ऐड होगा कि नहीं होगा? डिसाइड हुआ था कि नहीं हुआ था? सो देखो फ्रेट ऐड हो गया, टोल टैक्स ऐड हो गया, डीमेरेज चार्जेस ऐड हो गया, कमीशन एंड ब्रोकरेज ऑन परचेसेस, जो भी परचेस करने के लिए कमीशन और ब्रोकरेज लगा वो भी मेरे लैंडेड कॉस्ट को ऐड करेगा कि नहीं करेगा? राइट और रॉन्ग? उसको ऐड कर दो। अमाउंट डिपॉजिटेड फॉर रिटर्नेबल कंटेनर्स,
एंड अमाउंट ऑफ रिफंड ऑन रिटर्निंग द कंटेनर। देखो 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 गड़बड़ में सर, वो हमें जो माल से जो कंटेनर से माल भेज रहे थे उसके लिए उन्होंने अपने को कितना डिपॉजिट रखने के लिए बोला, मतलब वो कंटेनर रिफंडेबल था। उन्होंने क्या बोला, आप माल उतार के लो, वापस मुझे कंटेनर भेजो, कोई टेंशन नहीं, आपका 6,000 हम आपको वापस दे देंगे, है ना। डिपॉजिट उन्होंने कितना रखा, 6,000। बट जब आपने कंटेनर को वापस रिफंड किए, जब आपने कंटेनर उनको वापस रिफंड किए, राइट, उन्होंने आपको कितना रुपए दिया, मतलब अल्टीमेटली आपने कंटेनर के पीछे 2,000 का कॉस्ट इंकर किया। क्या याद आ रहा है क्या अभी जो पढ़ाया हुआ, मतलब 2,000 रुपीज कंटेनर के ऐड होने चाहिए कि नहीं होने। और बोल रहे इसके अलावा अब तक जो भी आपकी टोटल कॉस्ट आएगी, दोहरा रहा हूं, इसके अलावा आपकी अब तक जो टोटल कॉस्ट आएगी उसका 2% आपको अदर बोल के ऐड करना, उसका 2% आपको अदर बोल के ऐड करना होगा। वो तो हम कर लेंगे, वो तो कैलकुलेट करना, बट यहाँ तक कुछ चीजें ऐड की, कुछ चीजें लेस की। क्या 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 सबको क्लियर हो गया है क्या? डीमैरिज चार्जेस, मटेरियल के, आई विल कम टू दैट पॉइंट, वेट फॉर वेट। कंसीडर होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, मेरा सवाल होनी चाहिए कि नहीं होनी। मैं अभी मटेरियल की इंपोर्टेंट कॉस्टिंग की बात कर रहा हूं, कंसीडर होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, यस और नो। आपने लिखे है ना, स्टेटमेंट तो अभी तक आएंगे, यहां तक सबको क्लियर हुआ है क्या? राइट। 20% ऑफ द मटेरियल शॉर्टेज इज ड्यू टू नॉर्मल रीजन। 20% जो है मटेरियल में आएगा शॉर्टेज, वो किसकी वजह से है? नॉर्मल रीजन की वजह से है क्या? द पेमेंट टू द सप्लायर वाज मेड विद इन 20 डेज ऑफ द परचेज। आपने सप्लायर को 20 दिन में परचेज का पेमेंट कर दिया, जिसकी वजह से आपको कैश डिस्काउंट मिलने वाला है। अरे बट आपको कैश डिस्काउंट मिला भी, फिर भी वो आपकी लैंडेड कॉस्ट को फर्क गिराएगा क्या? तो उसको अभी आपको दिमाग में रखने की जरूरत है। तो कैश डिस्काउंट को टोटली आप बाजू में, मंजूर मुहिंगा है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द कॉस्ट पर यूनिट ऑफ मटेरियल परचेस टू एसकेडी लिमिटेड, बराबर है। अब शुरुआत करो, आपने वैल्यूज लिखे हुए हैं ना, सारे वैल्यूज आपके पास अवेलेबल है ना। सबसे पहले होगा 50,000, राइट। सबसे पहले 50,000 होगा क्या, जस्ट अ सेकंड। 50,000 में से 5,000 आपने सब लोगों ने वैल्यूज लिखे है ना, फिर मैं बोर्ड पे परफॉर्म करूंगा, ओके, ध्यान। 50,000 में से 5,000 हट गया ट्रेड डिस्काउंट का। अब देखो हट गया क्या, उसके नीचे आपने क्या लिखा, वो तो आपको ऐड करना है, बिकॉज वो रिफंडेबल नहीं है, क्रेडिट अवेलेबल नहीं है ना उसका। तो कितना था 45,000 का 12%, कितना है, जिसमें आधा आधा करना पड़ेगा ना। सो आपने ऐड 2,700 सीजीएसटी, ऐड एसजीएसटी 2,700 किया कि जरा चेक करो। अभी तक मेरा जो कॉस्ट है वो आ जाएगा 45 प्लस 5,400, 50,400 सबका आया क्या? 50,400 सबका आया क्या? मूविंग का है। उसके आगे आपके पास पेपर पे लिखा हुआ है ना सारा, ओके। आप एक एक करके जा रहे हैं। टोल टैक्स ऐड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? यस सर, बिकॉज वो तो सर बाय डिफॉल्ट हमारे प्रोडक्ट की कॉस्ट को बढ़ाएगा। सर उसके बाद में फ्रेट एंड इंश्योरेंस ऐड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? कमीशन एंड ब्रोकरेज ऐड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? पर सर जी डीमैरिज चार्जेस था, वो कॉस्टिंग में लेंगे क्या? मेरा क्वेश्चन ठीक से सुनो, कॉस्टिंग में लेंगे क्या? ब्लेंडेड कॉस्ट में नहीं। ये आप बोलेंगे सर आप इस अप्रोच से क्यों पढ़ा रहे? बहुत बार ऐसे हुआ कि जब हम कॉस्टिंग पढ़ा रहे थे ना एडवांस लेवल में, तब बच्चों ने उसको कॉस्टिंग में से उड़ा दिया। समझ में आ रहा है क्या? तो आपको वो 1,000 लेने हैं, बट वो लैंडेड कॉस्ट में कंसीडर नहीं करने, उसको एबनॉर्मल कॉस्ट बोल के कॉस्टिंग पी&एल को डेबिट करना। आप समझ रहे हो? तो मैं पढ़ाते हो बार बार ये क्यों पूछता हूँ, क्या क्यों बोलता हूँ कि लैंडेड कॉस्ट में मत लो, और उसको कॉस्टिंग में लेना जरूरी है क्या? लेंगे, बट कहाँ पे लेंगे? कॉस्टिंग पी&एल के डेबिट में। टॉपिक नंबर 5 जब हम स्टडी करते हैं ना, तो बच्चे अपने मेजर मिस्टेक करते हैं, बिकॉज टॉपिक नंबर 1 से उनको क्या आदत लग गई है कि एबनॉर्मल कॉस्ट को लेना नहीं, तो वो कॉस्टिंग पी&एल में भी एबनॉर्मल कॉस्ट को नहीं लेते। तो पढ़ाते हो कि इस बार मैं आपको बार बार बाइफर्ट वही कर रहा हूँ कि उसको हम कॉस्टिंग में लेंगे, बट कहाँ पे लेंगे? एबनॉर्मल कॉस्ट बोल के डायरेक्ट कॉस्टिंग पी&एल को, लैंडेड कॉस्ट में कंसीडर करने वाले नहीं है। इज इट ओके विद एवरीवन? ओके, हाँ, डीमैरिज चार्जेस हट गए। अब कमीशन एंड ब्रोकरेज आ गया, और कुछ कॉस्ट बचे क्या बताओ मुझे?
बताओ, चलो चेक करो, फ्रेट आ गया, टोल टैक्स आ गया, एक मिनट, कमीशन एंड ब्रोकरेज आ गया क्या, बराबर है, मतलब जो एक्चुअल चार्जेस थे वो सारे आ गए। डेमरेज हम लेने वाले थे कॉस्टिंग में, लैंडर कॉस्ट में नहीं सर, कॉस्टिंग में कहाँ पे, कॉस्टिंग पी एंड एल में डायरेक्टली एब्नॉर्मल कॉस्ट के तो, बिकॉज ये बार बार नेक्स्ट प्रॉब्लम में कंसिडर नहीं करेंगे। पर अभी आपको फर्क समझ में आ गया क्या, दैट्स इट। आप देखो उसके नीचे 3 खर्चे हैं, जिसमें एक लॉस और 2 खर्चे हैं। एक क्या है बच्चों, अमाउंट डिपॉजिट किया था 6000 और रिफंड आया 4000, मतलब कंटेनर के लिए 2000 बढ़ा के। चेक करो बच्चों, 2000 आपने ऐड कर दिए क्या, श्योर आपने ऐड कर दिए। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर आ रहा हूं, सब लोगों के पास अभी तक का कैलकुलेशन है। अगर आप देखेंगे तो अभी तक का जो टोटल कॉस्ट है बच्चों कितना आया, ए टू जेड, अभी तक का जो टोटल कॉस्ट है 58,800 आया अभी तक का, मतलब टिल नाउ। मैंने आपको अगर एक सिंपल सवाल पूछा, क्या ये मेरी टोटल कॉस्ट है क्या, व्हाट विल बी योर आंसर, नो, बिकॉज इसमें ना सर जी अदर एक्सपेंसेस ऐड करने, और अदर एक्सपेंसेस ऐड करने के बाद जो आएगा ना, दैट विल बी माय, सबको समझ में आ रहा है क्या, गेटिंग। तो सर जी उन्होंने स्टेटमेंट दिया था अदर एक्सपेंसेस इज 2% ऑफ टोटल कॉस्ट, ये स्टेटमेंट उन्होंने बोला था अदर एक्सपेंसेस 2% ऑफ टोटल कॉस्ट। बट सर आप बोल रहे 58,800 अभी आया हुआ कॉस्ट, ये टोटल कॉस्ट नहीं है, इसमें ये ऐड होने के बाद टोटल कॉस्ट आएगा ना, मतलब मैं इसको टोटल कॉस्ट बोल सकता हूँ क्या, दिस इज कॉस्ट इंडेड। जो पहले मिस्टेक आप करने वाले थे, मैक्सिमम स्टूडेंट सच्चे होता क्या करने वाले थे, 58,800 का 2%, मतलब सर 80% प्रॉब्लम बराबर है। लास्ट में आपने क्या किया 58,800 का, बट अगर वो बोल रहे टोटल कॉस्ट तो पहले टोटल कॉस्ट निकालो, पर सर टोटल कॉस्ट तभी निकलेगा जब अपने को अदर एक्सपेंस पता है, यस, और अदर एक्सपेंस तभी निकलेगा जब अपने को टोटल कॉस्ट पता है। अगेन क्या है, इंटरडिपेंडेंस है, इंटरडिपेंडेंस में किसको याद किया जाना चाहिए बच्चों, बिल्कुल भी नहीं, आप फालतू में उसको याद करो, मैं समझाता हूँ आपको क्या करना है, एक्स को क्यों याद करना है बार बार, हो गया यार, अभी अब ध्यान दो बच्चों में क्या बोल रहा हूँ, इतनी यूनिटी से बोल रहा है एक्स मतलब क्या बात ये सब है, ज्यादा वहां से ही मेरे को 58,800 अगर आप बात करेंगे, इसमें जो अदर एक्सपेंस ऐड होगा जिस पर से आपको टोटल कॉस्ट मिलेगा, इस टोटल कॉस्ट का 2% ये रहने वाला, समझ में आया क्या, मतलब अगर हम एक सिंपल इक्वेशन लगाते हैं, अगर मैंने टोटल कॉस्ट को 100 एज्यूम किया तो ये 2 है क्या, मतलब ये 58,800 98 के बराबर है क्या, मतलब सर हमारा सिंपल इक्वेशन क्या बोल रहा है कि 58,800 98 के बराबर, समझ में आ गया, इक्वेशन क्या बोलता है 98 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 100, 100 मेरी टोटल कॉस्ट है, उसका 2% अदर एक्सपेंस है, तो रहा हुआ 98 ये अभी तक का कॉस्ट आएगा क्या, मतलब माय 58,800 इज इक्वल टू द एलिमेंट ऑफ 98, राइट, सो 100 का कितना आएगा, चलो एग्जैक्टली, मतलब मेरा टोटल कॉस्ट 60,000 आया क्या, एंड उसका 2%, समझ में आया, तो ये टोटल कॉस्ट 60,000 के बराबर आया, एंड उसका 2% अदर एक्सपेंस 1200 आया। आर यू ऑल गेटिंग क्या किया मैंने, जो लोगों का है तक बराबर है उनको कोई टेंशन नहीं, बिकॉज मेजर आपने प्रॉब्लम बराबर सॉल्व किया, यहाँ पे गड़बड़ हो सकती, हैव यू ऑल अंडरस्टूड, ये जो मैंने किया वो, तो अब तक मेरा आया हुआ टोटल कॉस्ट कितना है 60,000 है क्या, एंड अब आगे उन्होंने लाइन दिया था, आपके शायद मॉड्यूल में आपको दिखता होगा बच्चों, सम नंबर 1 है एग्जैक्टली लैंडेड कॉस्ट ऑफ मटेरियल का। अब जो उन्होंने लाइन दिया था उस लाइन में उन्होंने क्या दिया जरा चेक करो, 20% of the material shortage is due to the normal reasons, 20% जो मटेरियल शॉर्टेज है वो किसकी वजह से है ना। अब क्या करें सर, जो भी मेरा टोटल कॉस्ट है, मैं थोड़ी देर बोला कैलकुलेशन के साथ आपको 1 मिनट में समझ में आएगा, आपने टोटल यूनिट्स कितने मंगवाए थे जरा चेक करो,
1000 यूनिट्स मंगवाए गए, मतलब आपके हिसाब से सर ये जो टोटल कॉस्ट है कितने यूनिट्स में डिवाइड होनी चाहिए? 1000 में डिवाइड होनी चाहिए। पर सर जी 20% जो है वो नॉर्मल है क्या? 20% जो लॉस है वो नॉर्मल है कि एबनॉर्मल है? उन्होंने बोला नॉर्मल रीजन की वजह से शॉर्टेज है। तो सर अगर वो नॉर्मल रीजन की वजह से है तो एक काम करो, कॉस्ट लगाते वक्त रेवेन्यू यूनिट्स पे लगाओ। मतलब सर आप ये बोलने की कोशिश कर रहे हो, ये देखो ये अपना कॉस्ट आया था क्या 60,000, यहाँ पे क्या 60,000, टोटल 1000 यूनिट्स है, 200 क्या है नॉर्मल है क्या? तो एक काम करो, नॉर्मल लॉस है ना, तो नॉर्मल लॉस होने पर लोड रहे हुए 800 यूनिट्स पे। मतलब सर ये जो 60,000 यूनिट कॉस्ट है ये कितने गुड्स में डिवाइड होगी? बिकॉज 200 यूनिट्स क्या है, यही अगर बच्चों 200 एबनॉर्मल होते ना तो कॉस्ट 1000 में डिवाइड होती, और 200 का टोटल कॉस्ट कॉस्टिंग पे एंडर में जाता है एबनॉर्मल लॉस बोल के, और 800 का 800 में रहता। फर्क समझ में आ रहा है क्या? सो बीइंग 200 यूनिट्स हमारा नॉर्मल लॉस है, वो 200 यूनिट को हटा देंगे और उसका पूरा की पूरा लोड किसके ऊपर देंगे? रहे हुए 800 यूनिट्स के ऊपर, जिसका जो अमाउंट है वो आएगा 60,000 डिवाइडेड बाय 800 विच इज 75। तो मेरा जो कॉस्ट पर यूनिट है आफ्टर कंसिडरिंग ऑल द फैक्टर्स इज 75। हैव यू ऑल अंडरस्टूड? डाउट है, कंफ्यूजन है, बता सकते हो। नंबर 1, हैव यू ऑल अंडरस्टूड? छोटे से शुरू करो क्या मुझे पूछो। देखो अगर आपको सारे पढ़े हुए पॉइंट क्लियर हो तो 1 मिनट में समझे तो ऐड क्या। अब अगर मैं डायरेक्ट आपको पढ़ाता तो समझता था सर ये क्या चल रहा है, इसलिए जब तक थ्योरेटिकल आप नहीं देखते हो तब तक ऐसे सम्स करने में मजा नहीं है। आई होप ये सब लोगों को क्लियर हो गया है। सम नंबर 1 और लैंडेड कॉस्ट सेपरेट सारे पॉइंट सबको क्लियर हुए क्या? पक्का 100%? ये बिल्कुल सम नंबर 1 है हमारे मटेरियल का। इसको आप एक काम करो, नोट में जो चीजें दी है, अगर पेपर में सम 5 मार्क के लिए आया तो एटलीस्ट 2 नोट्स लिखने की कोशिश करो। और नोट्स उन्होंने वैलिड दिए ना, क्या जीएसटी जो है वो किसके ऊपर चार्ज होगा? तो नेट प्राइस के ऊपर। कैश डिस्काउंट ये मेरा इंटरेस्ट एंड फाइनेंशियल इनकम है जिसको मेरे कॉस्टिंग में लेने की जरूरत नहीं है। डीमेरिट चार्जेस या पेनल्टी जो मेरा क्या हो जाएगा? एबनॉर्मल लॉस है, तो मैं कॉस्टिंग में उसको लेने वाला नहीं हूँ। कॉस्टिंग में लूंगा मेरे कॉस्टिंग पे हैंडल में जाएगा, मेरे लैंडेड कॉस्ट में जाने वाला नहीं है। एंड जो मेरा शॉर्टेज ड्यू टू नॉर्मल रीजन है, इसकी वजह से जितने भी गुड्स नॉर्मली लॉस्ट हुए उसका लोड हम रहे हुए 800 पे देके इफेक्टिव कॉस्ट निकाल। हैव यू ऑल अंडरस्टूड? पक्का 100%? इमीडिएटली जो 2 नंबर का सम है, ठीक है, काम करते सम नंबर 1 आप सब लोगों को पहले क्लियर हो गया है। सम नंबर 1 अभी आप प्रॉपर्ली पूरा रिकॉर्ड करके लो। सम नंबर 2 नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू, ताकि सम नंबर 1 के साथ अगर आपके कोई भी डाउट्स है तो आप मुझे कल पूछो, बट कल के लेक्चर में सम नंबर 2 3 पहले 10 में हो जाएगा, बस सारे पॉइंट्स आपको क्लियर है। एंड इमीडिएटली जब हम जो मॉड्यूल के एडवांस सम है उसके ऊपर जाएंगे। क्लियर हुआ क्या? ऑर्डर कंप्लीट कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। दैट्स इट। नेक्स्ट लेक्चर में आगे का कंटिन्यू करेंगे।